हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के PYQs या MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो है ये इंडियन पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप इनको MCQs कह सकते हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या MCQs हैं जो भी बन सकते हैं एग्जाम्स में, आपके एग्जामिनेशन जितने भी लाइन पर हैं, चाहे आपका इंडियन पॉलिटी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो नेट में, HTET में, या फिर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सब में आपके लिए ये हेल्पफुल है, चाहे कोई आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन का पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इलेक्शन देखिए चल भी रहे हैं और तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इलेक्शन का टॉपिक। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिला पंचायतें, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर। देखिए आप खुद समझिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की बात की गई है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिला पंचायत, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, लेकिन स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग कमीशंस वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ ए डेफिनिट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इनमें से कौन सा कमीशन सेटअप किया गया था, किस आर्टिकल में? एक डेफिनेट आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, तो वहाँ पर एक डेफिनेट प्रोविज़न लाया गया था। तो कौन सा कमीशन यहाँ सेटअप किया गया? तो यहाँ बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन की। हम इलेक्शन कमीशन का पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, तो वही इलेक्शन कमीशन, ये UGC, NHRC इनकी बात की गई, और CVC, ये जो हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात करें तो ये है इलेक्शन कमीशन, जो अंडर आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कौन सा सेटअप किया गया? इलेक्शन कमीशन। हाँ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल और कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। इसके लिए मैं इंडियन पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इंडिया का, उसका टेन्योर कितना होता है? देखिए, जो इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, उनका जो टेन्योर है वो या तो होता है 6 ईयर्स, 6 ईयर्स पूरा कर लें, या फिर वो अगर उनकी जॉब लगे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको इस पद पर आए हुए 2 महीने हों, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, चाहे 5 साल, 65 साल अगर उसने पूरे कर लिए हैं, तो यहाँ पर वो रिटायर हो जाते हैं। तो 6 ईयर्स होती हैं या फिर 65 ईयर्स होते हैं। ठीक है, जो भी अर्लियर होता है वही उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं। इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये किसके द्वारा अपॉइंट होता है? गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ये जो स्टेट के गवर्नर हैं उसी से यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है। जी बिल्कुल, ये सही है, गवर्नर करते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट सिलेक्शन टू पंचायत ओनली। सिर्फ पंचायत के करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, स्टेट के भी होते हैं। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर ए इज राइट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें आपको कंसीडर करने हैं कुछ इलेक्शन कमीशन और एक करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सर्च करना है, फॉलो मतलब बताना है। तो इसके फंक्शन हम पढ़ेंगे किसके? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। इसमें कौन सा सही है हम ये बताएंगे। प्रिपेयर्स द इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज इलेक्शन इन द स्टेट। स्टेट में जितनी म्यूनिसिपलिटी और पंचायत है उसके लिए इलेक्टोरल रोल बनाता है। क्या होते हैं इलेक्टोरल रोल? जहाँ पर आप करने जाते हैं, इलेक्टोरल जो प्लेस होते हैं वहाँ पे इलेक्टोरल रोल बनाए जाते हैं। तो ये सही है। कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज ऑफ द स्टेट। पंचायत और म्यूनिसिपलिटी जो होती है स्टेट की, उसके लिए इलेक्शन कमीशन करता है। बिल्कुल यही भी सही है। इसके बाद है कंडक्ट इलेक्शन टू वेरियस बॉडीज एक्सेप्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के अलावा बाकी सब के लिए ये कंडक्ट कराता है इलेक्शन। जी बिल्कुल भी नहीं, पंचायत और म्यूनिसिपलिटी के लिए कराता है। और इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट करता है इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही यहाँ पर असाइन किए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर कौन सा है? 1 और 2 इज राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड we will study question number 6
That is, who among the following determines the authority who shall readjust the allocation of seats in the Lok Sabha to the states and division of each state into territorial consistencies? कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी ये डिटरमाइन करती है कि लोकसभा की जो सीट हैं वो यहाँ एलोकेट की जा सकें, रीएडजस्ट की जा सकें स्टेट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भी है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो 82 आर्टिकल्स के थ्रू पार्लियामेंट रीएडजस्ट कर सकती है लोकसभा की एलोकेशन की सीट्स को रीअलोकेट कर सकती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं इंडिया के कमिश्नर, वो कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं, ये हम अभी पढ़ चुके हैं और एनडीए में भी ये दोबारा पूछा गया है तो इसलिए यहाँ आया हुआ है। तो 65 ईयर्स की एज जब तक पूरी हो जाती है तब तक इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो डिलिमिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की और जो डिटर्मिनेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो रिजर्व होती है एससी और एसटी के लिए, ठीक है। तो ये कौन करता है, रिजर्व कौन करता है, एसटी और एससी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट, यानी कि जो सीट्स होती हैं उनको कम या ज़्यादा कौन करता है, तो इनको करते हैं आपके डिलिमिटेशन कमीशन। कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन के लिए आपको कमिश्नर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या है। तो ये है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, सबको पता है। स्टेट इलेक्शन का जो कमीशन होता है उनके पास पावर है कि जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किए जाते हैं वो सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन और कंट्रोल जो होता है पंचायत के लिए, वो सब ध्यान में रखते हुए किया जाए, बिल्कुल ये भी सही है। इसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो हटाया नहीं जा सकता जब तक कि वो अपने टेन्योर से खुद से रिज़ाइन ना कर दे, ये बिल्कुल गलत है। हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। तो 1 और 2 आर बोथ आर राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ एन इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट विद, कि जो पावर होती हैं कि इलेक्शन की डेट कब डिसाइड की जाए इलेक्शन लेजिस्लेटिव के द्वारा, वो किसके साथ मिलकर यहाँ पर आपकी निर्धारित होती है, तो ये होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर स्टेट के निर्धारित करता है कि इलेक्शन कब करवाए जाएंगे। इसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर होता है कैन बी रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, ये किया जाता है जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसकी रिकमेंडेशन पर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हु रिकॉग्नाइजेज द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं इंडिया में उनको कौन रिकॉग्नाइज करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया की, उनको मान्यता दे दी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद है आपका 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का इज़ ए 5 मेंबर बॉडी, क्या एक 5 मेंबर बॉडी है, जी नहीं, इलेक्शन कमीशन जो होता है ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल को, अभी तो हमने पढ़ा था, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, यूनियन मिनिस्ट्री नहीं डिसाइड करती, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रिजॉल्व करता है कोई भी डिस्प्यूट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3, बिल्कुल राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली द रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज़ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाई, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिकॉग्निशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके द्वारा इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, तो इस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और ये रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके बाद इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम, कि जो लोगों की इच्छा सुप्रीम होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग डेमोक्रेसी इन इंडिया बेस्ट रिफ्लेक्ट दिस, आप किससे समझेंगी कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, कौन सा आपको लगता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करें प्राइम मिनिस्टर को जो कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और मेजोरिटी लोकसभा की, बिल्कुल सच बात तो है, लेकिन क्या इससे डेमोक्रेसी पता लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी असेंबली हो रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज की पॉलिटिकल अथॉरिटी के किसके, लोगों के बिहाफ पे, तो बिल्कुल
यहाँ लोगों के बिहाफ पे जो हो रहा है वही डेमोक्रेसी है, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी। बाकी दो क्यों नहीं है, एक बार आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो कि इलेक्शन कमीशन का, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये है वीएस रामादेवी। वीएस रामादेवी पहली वुमेन है जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी है इंडिया की, ठीक है। और ये बॉर्न हुई थी आंध्र प्रदेश में, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन से जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यूज हो सकते थे वो मैंने ला दिए हैं। बाकी आप एक बार इलेक्शन कमीशन को पढ़िए खुद से, लक्ष्मीकांत फॉलो कीजिए या आप ल्यूसेंट फॉलो कीजिए, या कोई और भी बुक जो आपको पसंद आती है, आप इलेक्शन कमीशन को ज़रूर करके जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।